So, welcome once again to all of you at O2N Digital Education. So, today we are again back with the another chapter of class 10th physics. This is optics and the name of the chapter is light reflection and refraction. जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हो, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो 3 सेगमेंट में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, हम इसको आराम से सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे, है ना। मैं थोड़ा सा पहले से ये सारी चीजें आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम मैं ना लूं और कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज कर सके। तो आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है, प्रॉपर पीसफुल माहौल में, और आप सब कुछ जो है नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आप अपने बगल में चाहे तो एनसीईआरटी भी खोल सकते हैं। आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक इन दिस रिवीजन सेशन। तो ज्यादा डिले ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो जैसा कि नाम है चैप्टर का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट की जो स्पीड होती है एयर में, वैक्यूम और फ्री स्पेस में, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से लाइट ट्रेवल करती है। सो हम इसमें करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? जब लाइट जो है किसी भी स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होती है, उस पर टकराती है और वापस उसी मीडियम में चली जाती है, रिटर्न हो जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो ये आपका मान लो प्लेन मिरर है, ये आपका स्मूथ सरफेस है ये वाला। अगर कोई लाइट रे यहाँ इंसिडेंट होती है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल जो है एक लाइन है जो कि इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है। तो अगर लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है तो वापस इसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाती है, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, अगर वो थीटा है तो नॉर्मल भी रिफ्लेक्टेड रे के साथ कितना एंगल बनाएगा? सेम एंगल थीटा बनाएगा। और ये तीनों जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, एक कॉमन पॉइंट ओ पे आके टकराती है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल आर के बराबर होगा, एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। एंगल आई, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये आर है। आई जो है वो इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल है, जो आर है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है। नेक्स्ट, नाउ वी कम टू द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में आपके दो टाइप के मिरर हैं, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर का दूसरा नाम, कॉन्केव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग भी है, इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी है। ऐसा नाम क्यों है वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, सॉरी। तो दिस इज योर कनकेव मिरर। अगर आप एक ग्लास का स्फेयर लें और उसको अगर बीच से आप कट कर दें तो आपको दो हिस्सों में वो टूट जाएगा, ऐसे। तो अगर ये वाले को आप देखोगे, सो अगर ये वाला सरफेस स्मूथ है तो ये आपका कनकेव हो गया, और अगर ये वाला बाहरी वाला सरफेस स्मूथ है तो ये आपका कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहाँ पे आपका पोल हो गया। पोल को हम ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट। नेक्स्ट, अब पोल से फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ होती है। और अगर आप इस पूरे स्फेयर को देखोगे तो इस स्फेयर में ये पूरा क्या है? ये पूरा डायामीटर है। ये पूरा क्या है? डायामीटर है। डायामीटर से हाफ पे यहां से यहां तक क्या होगा? अगर ये डायामीटर है पूरा तो ये रेडियस होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा इस स्फेयर का। सो दिस इज सी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, यानी कि जो कर्व का सेंटर है, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका पोल हो गया। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? आर। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। और पोल से लेके एफ तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ स्मॉल एफ बोलते हैं। सिमिलरली इन द कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में जो रिलेशन है वो कितना है? आप अगर डिस्टेंस को भी देखोगे तो जो आर है, ये पूरा डिस्टेंस आर है और ये एफ है, तो जो एफ है लगभग लगभग इस आर का आधा है। तो इस तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि जो फोकल लेंथ एफ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम आपको इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर को समझाने की कोशिश करते हैं। तो जो इमेज फॉर्मेशन है कनकेव मिरर के अंदर, तो
लेट्स सी। तो इमेज फॉर्मेशन जो है टोटल इसमें 6 केसेस पॉसिबल है। आप अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हो, उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग इमेज क्रिएट होता है। जैसे सबसे पहला, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट मतलब जो वो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ना होकर प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर है, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर है, तो मान लो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रे निकलेगी। तो रूल ये कहता है कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर है यानी इनफाइनाइट पे है, तो उससे जो लाइट रे निकलती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है। अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एक लाइट रे मान लो ऐसे आई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर गई, ये टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर गई। दूसरी लाइट रे ये वाली आई, इस पे टकराई, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर गई। दोनों लाइट रे जहां पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते थे। तो नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है, या फिर पॉइंट साइज है, और इमेज का लोकेशन क्या है, फोकस है। उसके बाद हम इन्फिनिटी से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ला करके रखते हैं तो क्या होता है, एक लाइट रे ऐसे आई, मिरर पे टकराई, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट रे सी से पास कर रही है, दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो उसका रूल होता है कि वो वापस उसी रास्ते से ट्रेवल करती है। वो कैसे ट्रेवल करती है, वापस उसी रास्ते से सी, जैसे अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है तो वो रिटर्न बैक भी उसी रास्ते से होती है। तो यहाँ से ये वापस हो गई। अब ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, जहां पे इसने इंटरसेक्ट किया वहां पे क्या बन गया, इमेज। कैसा बना, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, और कहां पे बना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को उठा के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया। जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो लाइट रे ऐसे आई, टकराई, टकराने के बाद फोकस से पास की, दूसरी लाइट रे फोकस से क्रॉस की, इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, जहां पे इंटरसेक्ट की वहां पे क्या बन गया, इमेज। और कैसा बना, रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट एट सी। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे शिफ्ट करके सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ले जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ले जाते हैं, तो सपोज करो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है और यहाँ से एक लाइट रे निकलती है, यहाँ टकराती है, टकराने के बाद ये फोकस से पास करती है। दूसरी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है तो ये रिटर्न बैक भी सेम पाथ पे होगी, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा वहां पे इमेज बन जाएगी। रियल है, इन्वर्टेड है, इनलार्ज्ड इमेज है और सेंटर के बाहर है। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच के बाद हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो एग्जैक्टली फोकस पे आएगी। जब फोकस पे होगा तो एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी लाइट रे सेंटर से पास, दूसरी लाइट रे ये आपकी थी, और ये दोनों आगे जाके हमें ऐसा लगता है कि दोनों आगे जाके कहीं इन्फिनिटी पे मीट करेंगे। तो इमेज कैसा हो गया, रियल, इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज इमेज बनी। उसके अलावा जो सबसे स्पेशल केस है, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज इमेज बनता है और मिरर के पीछे बनता है। एक लाइट रे आई, मिरर से टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, दूसरी लाइट रे सी से पास की, और सी क्या कहता है कि अगर जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से रिटर्न बैक हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन इन ए कनकेव मिरर। आप इसको अगर एक दो बारी बना करके प्रैक्टिस करोगे, इट इज वेरी 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 इजी। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस है, आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखो, या ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे है। जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखोगे, सपोज करो ये आपका ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे यहाँ पे टकराती है, टकराने के बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरी लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है, और ये कहाँ से क्रॉस करेगी, ये सेंटर से पास करेगी। तो अगर ये वाली लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो सेंटर का रूल है कि वापस इसी से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है पोल और फोकस के बीच में। तो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में है। इमेज का नेचर कैसा है, इमेज वर्चुअल बनेगा और साथ में इरेक्ट बनेगा, और साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, तो डिमिनिश्ड साइज इसका होगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, कॉनकेव मिरर वर्सेस कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का अगर एप्लीकेशन देखेंगे, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, आप इसका यूज सोलर फर्नेस में कर सकते हो। जो डेंटिस्ट होते हैं वो इसका यूज करते हैं, है ना। जो डॉक्टर हेड मिरर होती है टू एग्जामिन द थ्रोट एंड ईयर इन, जो आंख वाले डॉक्टर होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट यूज हैं कॉनकेव मिरर के। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है? एक तो जो ये आपका ये साइड वाला मिरर होता है, इसमें आप यूज करते हो वाइड रेंज ऑफ व्यू के लिए, ताकि आपका स्मॉलर वर्चुअल इमेज मिले। सिक्योरिटी मिरर में यूज होता है। साइड व्यू मिरर इन कार, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ये लिखा होता है। इसका मतलब क्या है कि वर्चुअल बनेगा, इमेज डायरेक्ट बनेगा, तो आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वो बहुत पहले ही आपको दूर से दिख जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो वहां पे होता नहीं है, तो आप अलर्ट पहले हो जाते हो। नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स सी दैट। साइन कन्वेंशन में क्या है कि सपोज करो, मैं आपको सीधा सीधा ये समझाता हूँ। देखो, अगर फिजिक्स के हिसाब से देखते हो तो हम बोलते हैं कि अगर लाइट रे के ट्रेवल करने का डायरेक्शन और आपके ट्रेवल करने का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो साइन निगेटिव होता है, चाहे वो यू हो, वी हो या एफ हो। लेकिन अगर लाइट रे के ट्रेवल करने का डायरेक्शन और आपके ट्रेवल करने का डायरेक्शन अगर सेम है, तो चाहे वो यू हो, वी हो या एफ हो, उनका डायरेक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे समझेंगे साइन कन्वेंशन को। दूसरा आप ये समझ लो, जैसे आप मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ते हो, तो अगर यहाँ पे आपका पोल है, अगर हम मिरर की बात करें, और यही लेंस में आपका पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है, तो इसके इधर लेफ्ट में जितना भी चीज है वो क्या होगा? निगेटिव। राइट में जो भी आ रहा है वो क्या होगा? पॉजिटिव। अब लेफ्ट में चाहे वो यू हो, वी हो, एफ हो, निगेटिव होगा। राइट में चाहे यू हो, वी हो, एफ हो, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, आपको पता है यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ही से हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेज डिस्टेंस को। ही से हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेज डिस्टेंस को। और एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ को। एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ को। और ये जो आपका यू वी एफ है, इन सारे डिस्टेंसेस को हम कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, इसीलिए हम पोल को ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट बोलते थे। नाउ मिरर इक्वेशन एंड मैग्निफिकेशन, एम फॉर मिरर और एम फॉर मोर। तो मिरर मिरर इक्वेशन क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इस इक्वेशन में ध्यान ये देना है कि आप चाहे v लो या u लो या f लो, जो भी आप पुट करोगे, जो भी डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, और जो डेटा आप यहाँ पे v, u या f में रखोगे, वो डेटा को हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे। और साइन कन्वेंशन के लिए ये हेल्प मैंने आपको दिया है कि अगर आपका मिरर है तो आप पोल कंसिडर कीजिए, ठीक है, सारा डिस्टेंस आप यहां से लीजिए। अगर आपका लेंस है तो आप ऑप्टिकल सेंटर कंसिडर कीजिए। इसके लेफ्ट में जो भी आ रहा है वो निगेटिव है, और राइट में जो भी आ रहा है वो पॉजिटिव है। यहां से जो आप आंसर निकालते हो, अगर मान लो आपने 1/v निकाला, बट वो भी पूछता है, तो बाद में उसका रेसिप्रोकल किया करो। जैसे u निकालना, बट आपने 1/u निकाला है, चूंकि इक्वेशन वैसा है, तो आप रेसिप्रोकल किया करो। एंड सिमिलरली फॉर द f। दूसरी चीज, ये u, v और f जो भी है साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। आप इसको प्रॉपर यूनिट का ध्यान रखेंगे, या तो आप सबको सेंटीमीटर में ले या सबको मीटर में ले, ठीक है, तो यूनिट का ध्यान रखना। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मिरर के केस में मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v/u होता है। ये वाला माइनस जो फॉर्मूले का माइनस है, यानी जो फॉर्मूला में माइनस आ रहा है वो वाला है। v और u को अभी भी हम कैसे रखेंगे? विथ देयर प्रॉपर साइन कन्वेंशन, with their proper sign convention, with their proper sign, with their proper sign convention। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस टाइम्स v/u। तो कई बार क्या होता है कि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दे देता है, तो आप वहां से भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी सवाल आता है कि आपको मैग्निफिकेशन दे देता है और आपसे पूछता है कि बताओ यहाँ पे कौन से टाइप का मिरर है, क्या वो मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, इसको कैसे जज करेंगे? तो लेट अस सपोज आपको हमने मैग्निफिकेशन होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो हमने बोला कि जो हमारा, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो हमने बोला कि जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो +3 है, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे कितना हो गया? +3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये प्लस साइन ये बता रहा है कि जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है। तो रियल और इन्वर्टेड का मतलब कैसा हो गया, मिरर कॉनकेव हो गया। लेकिन अगर वहीं पे आपसे बोलता है कि जो मैग्निफिकेशन अगर वहीं पे बोलता है कि -3 है, तो यानी कि तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज हो गया -3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या माइनस ये बता रहा है कि जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। तो वर्चुअल और इरेक्ट है तो मिरर कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, अगर मान लो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, लेट अस सपोज मैग्निफिकेशन इज प्लस का 1/2, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू अगर इतना है तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा मैग्निफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये +1/2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये भी रियल और इन्वर्टेड, अगर माइनस होता तो वर्चुअल इरेक्ट का मतलब कॉन्वेक्स हो जाता। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल चीजों को आप ध्यान देंगे। नाउ वी कम टू द स्फेरिकल लेंस। लेंस में आपके पास दो टाइप की चीजें हैं, दो तरीके का लेंस आपको है, एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक आपका कॉनकेव लेंस है। दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस और दिस इज योर कॉनकेव लेंस। जैसे मिरर में पोल होता था वैसे यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों हमारी क्या है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे दो दो फोकस है, एक इधर F1 2F1 है तो इधर F2 और 2F2 है। एंड सिमिलरली इन द कॉनकेव दो फोकस क्यों है, क्योंकि दो कर्व सरफेस है। अगर आप कॉन्वेक्स में देखोगे तो ये एक ये वाला कर्व सरफेस है तो इसका फोकस, दूसरा ये वाला कर्व सरफेस है तो इसका फोकस। और जो आपको ट्वाइस वाला दिख रहा है वो क्या है, वो एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे आप मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर देखते थे पूरा, उस तरीके से यहाँ पे 2F1 और 2F2 एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ कॉनकेव आल्सो। नेक्स्ट वी गो टू द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज के फॉर्मेशन करना बहुत ही आसान है। आप एक लाइट रे को फोकस से पास कीजिए, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास कीजिए, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इमेज बन जाएगा। जैसे कि आप पहला वाला देख सकते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर कहीं रखा हुआ है, तो उसका रूल ये होता है कि लाइट रे पैरेलल ट्रेवल करती है। तो यहाँ से बहुत सारी लाइट रे निकली, ये सारी लाइट रे फोकस पे जाके इंटरसेक्ट की तो इमेज कहाँ बन गया, F2 पे बन गया। दूसरा हमारा कहाँ पे है, तो इस केस में इमेज का नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है और पॉइंट साइज है। सेकंड केस में देखेंगे, अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा शिफ्ट किए और हम ऑब्जेक्ट को लेके आगे बियॉन्ड द 2F1। इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में बोलो या बियॉन्ड द 2F1 बोलो, एक ही बात है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, एक लाइट रे निकली F2 से पास की, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास की, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे इमेज बन गई। ये जो इमेज बन रहा है ये F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। तो इसका नेचर कैसा है आप देख पा रहे हो, नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है। नेक्स्ट थर्ड, अब थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करके हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पे ले आते हैं। फिर से सेम रूल है, एक लाइट रे निकलेगी F2 से पास करेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, जहां कट करेगा वहां पे इमेज है। तो अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे था तो इमेज भी 2F2 पे बना। वैसे ही जैसे मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था तो इमेज भी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता था, रियल इन्वर्टेड सेम साइज का होता था। तो यहाँ भी रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का, इसीलिए अभी हमने थोड़ा देर पहले बोला कि इसमें लेंस के केस में दो फोकस इसलिए है क्योंकि दो कर्व सरफेस है और वो जो एक तरफ 2F1 और एक तरफ जो 2F2 आपको दिख रहा है वो जस्ट लाइक मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट को आपने थोड़ा और आगे शिफ्ट किया तब 2F1 और F1 के बीच में ले गए। फिर से एक लाइट रे आई, F2 से पास की, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास की, जहां इंटरसेक्ट की वहां पे इमेज बन गया। इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है और थोड़ी मैग्निफाइड है। ये सारा नीचे नेचर लिखे हुए हैं उसके कोरिस्पॉन्डिंग। इसमें अब आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा उठा के F1 पे ले गए, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले गए तो ऑब्वियसली इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा। पहली लाइट रे आई, फोकस से पास की F2 से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये दोनों काफी दूर जाकर के मिलेंगे और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। दूसरा, जब आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे शिफ्ट कराए, ऑब्जेक्ट को आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लेके गए, पहली लाइट रे आई, यहाँ पे टकराई, मतलब यहाँ से F2 से पास की, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास की। अगर कोई ऑब्जर्वर इसको यहाँ से देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि दोनों लाइट रे पीछे कहीं जाके मिल रही है, इसलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया गया था कि आपको एक्चुअल में नहीं मीट कर रही है बट आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों मीट कर रही है, तो मीट करती हुई आपको अपीयर हो रही है। तो इमेज कहाँ बन रहा है, 2F1 के बाहर बन रहा है,
वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देयर इज अ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, वहीं हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते थे। ठीक है, तो पहला, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर है, पहली लाइट रे आई, यहाँ गिरी और ये डाइवर्ज हो गई, दूसरी लाइट रे आई, यहाँ पे गिरी और डाइवर्ज हो गई, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको ऐसा लगता है कि दोनों लाइट रे कहीं पीछे से फोकस से आती हुई फोकस से चल के आ रही है और डाइवर्ज हो गई है। तो यहाँ पे पोजीशन ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे। कैसा बना, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी लाके रखते हैं, यानी ये वो वाला केस है जब हम ऑब्जेक्ट को एनीवेयर प्लेस कर रहे हैं एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो पहली ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लाइट रे आई, टकराई, टकराने के बाद डाइवर्ज कर गई, दूसरी लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर गई, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट किए हैं वहां पे इमेज बन गई है। इमेज हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। नाउ पावर ऑफ द लेंस, पावर क्या होता है हमारा, पावर इज 1/, फोकल लेंथ, और हम हमेशा फोकल लेंथ को किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। ऑप्टिकल पावर को हम डायोप्टर में मेजर करते हैं, और अगर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे बेस्ड क्वेश्चन देता है तो टोटल पावर इज P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन Pn तक। पावर टोटल हमारा 1/f होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन Fn। फोकस को हमेशा मीटर में लेना, फोकल लेंथ। नाउ वी कम टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट अपने स्पीड को अल्टर करती है, स्पीड को चेंज करती है। यह वैसा ही फेनोमेना है जैसे मान लो अगर आप एक ऐसे रास्ते से जा रहे हो जहां पे कोई ट्रैफिक नहीं था, तो आप बहुत तेजी से जा रहे थे, एकदम से ट्रैफिक आ गया तो बहुत सारे लोगों से कोलिजन की वजह से आपकी स्पीड जो है ऑटोमेटिकली कम हो गई और काफी सारा बेंडिंग हो गया। So the bending of light when it travels from one medium to another medium with different speed it's called refraction of light। दो तरीके से हो सकता है, रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर सकता है और डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर सकता है। रेयर और डेंसर यहाँ पे क्या है, रेयर और डेंसर यहाँ पे मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी के रिस्पेक्ट में है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब यह होता है कि कोई मटेरियल है, कोई मीडियम है, वो लाइट को कितना इजिली ट्रेवल करा सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। रेयर टू डेंसर में हम देखते हैं, सपोज करो अगर ये आपका इंटरफ्रेंस, ये आपका इंटरफ्रेंस कह रहा हूं, ये आपका अगर इंटर बाउंड्री है जो सेग्रीगेट करता है दो मीडियम को, सपोज करो ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट करती है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर मान लो ये आपका रेयर मीडियम है और ये अगर आपका डेंसर मीडियम है, ये अगर आपका डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम में हम मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर में μ2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो लाइट है वो ऑप्टिकली कितना ज्यादा डेंस है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मीडियम उतना ज्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा, यानी उसके एटम और मॉलिक्यूल उतने पास पास ज्यादा होंगे। तो लाइट जब उससे क्रॉस करेगी तो टकराएगी, टकराने से क्या, कोलिजन की वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो जब लाइट रे रेयर टू डेंसर में जाती है तो लाइट रे बेंड कर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, जो लाइट रे को पहले ऐसे जाना चाहिए था वो यहां से ऐसे बेंड कर गई है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल अगर थीटा है तो रिफ्रैक्टेड रे और इसके बीच का एंगल भी कितना है। अब ध्यान देना, ये इंसिडेंट रे है जबकि ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। ये कौन सा रे है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। और ये कौन सा रे था, ये हमारा इंसिडेंट रे था, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। नाउ अब डेंसर टू रेयर की बारी है। अब अगर ये हमारा दो मीडियम को सेग्रीगेट करने वाली बाउंड्री है और अगर ये हमारा नॉर्मल है, अगर ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल इज नथिंग बट परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस। अगर ये हमारा रेयर मीडियम है, ये हमारा डेंसर मीडियम है, लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अगर डेंसर में ऐसा है तो जब हम डेंसर से रेयर जाते हैं तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है तो वो नॉर्मल से ज्यादा डेविएट हो जाती है।
अगर ये एंगल इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में अगर एंगल थीटा है तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल थीटा है। अब अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ऑब्वियसली जो डेंसर मीडियम है ऑप्टिकली ज्यादा डेंस है और जो रेयर मीडियम है वो ऑप्टिकली लो डेंसर है। नाउ अब यहाँ पे हम एक चीज आपको समझाना चाहते हैं, पीछे स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर इस वाले सेक्शन में जब हम रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो सपोज कीजिए कि रेयर में लाइट की स्पीड v1 है, की वेवलेंथ λ1 है, फ्रीक्वेंसी f1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। वहीं डेंसर में लाइट की स्पीड v2 है, वेवलेंथ λ2 है, फ्रीक्वेंसी f2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो अगर हम देखें तो रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी डेंसर के कंपेरिजन में, तो ऑब्वियसली हमारा v1 किससे बड़ा होगा, v2 से। जो ट्रेंड स्पीड का होगा वही ट्रेंड वेवलेंथ का होगा, बिकॉज आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। यहाँ मेरा डिस्टेंस से मतलब लाइट की वेवलेंथ से है और स्पीड इक्वल टू लेमडा बाई टी। तो और 1/t को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो हमारा v इक्वल टू कितना हो गया, एफ लेमडा, यानी कि जो v है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो ट्रेंड स्पीड का है वही ट्रेंड वेवलेंथ का होगा। अगर यहाँ पे v1 ग्रेटर देन v2 है तो यहाँ पे λ1 ग्रेटर देन λ2 होगा, और जो हमारा f1 है वो f2 के बराबर ही होगा, कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज लाइट का सोर्स कैसा है, मोनोक्रोमेटिक है, सेम सोर्स ऑफ लाइट है, तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर्स μ1 रेयर है, μ2 डेंसर है, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द μ1। सिमिलरली डेंसर टू रेयर में भी आपका सेम चीज अप्लीकेबल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने के पैटर्न में भी कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। जैसे मान लो हमने लिख दिया μ12 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। μ12 का सबसे पहले तो मतलब ये है, μ12 अगर बोल रहा है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं वो डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, तो μ12 का मतलब कितना हो गया, μ2 बाई μ1। अब देखो जैसे μ12 लिखा है तो तुम इधर से पढ़ो, तो इधर से चलते समय पहला नंबर क्या मिला 2, पहले लिख दिया μ2, बाद में क्या मिला μ1। ठीक है, तो जो पास था वही यहाँ न्यूमरेटर में आ गया और उसके बाद μ1। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे μ21 लिखना है, सबसे पास में कौन है 1, तो यहाँ क्या चला जाएगा 1 और बचा हुआ यहाँ, यानी यहाँ पे आप देख रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। जैसे इन जनरल μy(x) है तो यहाँ पे x है, तो x जल्दी यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो ये μx हो गया डिवाइडेड बाई μy, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो है, किसका किसका रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ लाइट के इन एनी अदर मीडियम। तो इसका मतलब है कि अगर आपका μ12 में μ2 बाई μ1 है तो जो स्पीड है वो v1 बाई v2 होगा। सिमिलरली अगर ये μ1 बाई μ2 है तो ये v2 बाई v1 हो जाएगा। अगर ये μx बाई μy है ये vy बाई vx हो जाएगा। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे, जितनी भी पॉइंट अलग अलग जब जब मीडियम बदलेगा तब तब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें डरने की नीड बिल्कुल नहीं है, जितनी बार मीडियम बदल रहा है उतनी बार आप रिफ्रैक्शन करा दो। बस ये देख लो कि वो जो लाइट रे है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेयर टू डेंसर है या डेंसर टू रेयर है। अगर वो रेयर टू डेंसर है तब तो आप बेंड कर दो टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन अगर डेंसर टू रेयर है तो उसको शिफ्ट कर दो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे आप देखेंगे ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पे ग्लास है, यहाँ और यहाँ एयर है। एक रिफ्रैक्शन इस बाउंड्री पे होगा चूंकि एयर और ग्लास का बाउंड्री शेयर हो रहा है। फिर एक यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा चूंकि यहाँ पे ग्लास और एयर की बाउंड्री हो रही है, यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हुई, इसको सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन चूंकि मीडियम बदल गया तो लाइट रे बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट रे यहाँ आया तो फिर से मीडियम बदला तो हमने फिर से ये नॉर्मल ड्रॉ किया। ठीक है, अब लाइट रे जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर चली गई, ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंस है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द इमरजेंट रे।
तो यहाँ पे दो ही चीज इंपॉर्टेंट है थ्रू ग्लास स्लैब में, कि जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल है, और दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा आपका बोलता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन होता है। अगर साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन है तो आप एक कंप्लीट रिलेशन लिख सकते हो, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। वेलोसिटी इसका उल्टा कर दो, इक्वल टू वी वन बाई वी टू। जो ट्रेंड स्पीड का है वही ट्रेंड वेवलेंथ का है, और फ्रीक्वेंसी तो दोनों की बराबर। एक केस होता है नो बेंडिंग का। बेंडिंग कब नहीं होगा, यानी कब रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है? जब मीडियम सेम है। और दूसरा, अगर ये हमारा मान लो मीडियम का सेग्रीगेटर है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, ये हमारा नॉर्मल है और इसी नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट रे ट्रैवल कर गई है, ठीक है। तो इस केस में भी हमारा कोई बेंडिंग नहीं शो कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं। ओके, तो नाउ ठीक है, तो ये आपका पूरा लाइट यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का हमने कंप्लीट रिवीजन कराया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके अब आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाएं। मोस्टली क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। आप इस चैप्टर में इक्वेशन को सही से लगाएं। रे डायग्राम बनाते समय एरो का खास ख्याल रखें, लाइट कहाँ से चल के कहाँ जा रहा है उसको दिखाने की कोशिश करें। रे डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाइए। इक्वेशन यूज करते समय यूनिट का खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन अच्छे से यूज कीजिए और आपका ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, इस चैनल पे बने रहिए O2N डिजिटल एजुकेशन पे। आपको नेक्स्ट जो क्लास है वो मैग्नेटिज्म की मिलेगी और वो जल्द ही आपको मिलने वाला है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।